नमस्कार। आज का टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं और इनकी जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होती है। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के आधार पर हम इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसकी लगभग 1500 जातियां हैं जो विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे मिट्टी, जल, वायु, समुद्री जल, बर्फ और उष्ण स्रोतों में पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषी गुणों के आधार पर इन्हें पादप समूह के वर्गीकरण में हमने एल्गी के एक पृथक समूह मिक्सोफिसी या सियानोफिसी भी कहते हैं उसको में रखा गया है। इसकी कोशिका संरचना जो है वो प्रोकैरियोटिक प्रकार की होने के कारण ये शैवाल के जो दूसरे समूह हैं उनसे भिन्न होती है। तो इसी के आधार पर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो इन्हें बैक्टीरिया मानते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के जो रंगहीन रूप हैं, मतलब जो कलरलेस रूप होते हैं जिनमें किसी तरह का ब्लू और ग्रीन कलर नहीं होता है, तो उनकी यदि वो जो है वो बैक्टीरिया से समानता दर्शाते हैं। तो इस आधार पर कोहन नाम के साइंटिस्ट ने 1871 में इसको साइजोफाइटा के अंतर्गत रखा। क्रिस्टिनसन ने 1962 में इन दोनों समूहों को प्रोकैरियोटिक संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटा समुदाय के अंतर्गत रखा। इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया 1978 ने ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया नाम दिया। अब इनको हम बैक्टीरिया से किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, मतलब किस प्रकार से ये बैक्टीरिया से समानता रखते हैं जिससे कि हम इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, मतलब एल्गी ना कहकर, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी होने के बावजूद भी हम इसको एल्गी ना कहकर हम बैक्टीरिया कह रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है ये कई गुणों में जीवाणुओं से समानता रखते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये और परिबद्ध प्लास्टिड का अभाव होता है। सेल वॉल के बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस शीथ पाई जाती है। एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करते हैं। और ब्लू ग्रीन एल्गी में जेनेटिक, जैसे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जैसे बाइनरी ट्रांसडक्शन, ट्रांसमिशन, इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो इनमें ब्लू ग्रीन एल्गी में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जिनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है, किंतु इनमें जीवाणुओं के समान फ्लैजेला का अभाव होता है। और प्रकाश संश्लेषी क्रिया में ये इससे बैक्टीरिया से अपनी असमानता प्रकट करते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और बैक्टीरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषी नहीं होते हैं। अब इनके जो जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ये इनके जो कुछ लक्षण हैं वो सामान्य लक्षण किस तरह से, तो ये एक कोशिकीय हो सकते हैं, कॉलोनियल या तंतुल रूपों में मिलते हैं और एक कॉलोनी की सभी कोशिकाएं सामान्यतः जिलेटिनस मैट्रिक्स में संगठित होती है और तंतुल रूपों में ट्राइकोम्स, जो फिलामेंट होंगे उनको हम ट्राइकोम्स कहते हैं, तो जिलेटिनस आवरण से कवर्ड रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है। सेल वॉल एक श्लेष्मी आवरण से ढका रहता है और यह आवरण सूक्ष्म तंतुकों की 3 परतों से निर्मित होता है और ये जो तीनों परतें हैं ये आपस में रेटिकुलेट मैनर्स में रहती हैं। सेल वॉल 2 परतों में विभेदित होता है और बाह्य इसके ऊपर कॉन्वोल्यूलेट प्रकार की वलय पाई जाती हैं और आंतरिक जो परत है वो म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरामिक एसिड पाया जाता है आंतरिक परत में सेल वॉल की। अब इनका जो साइटोप्लाज्म है, तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स, इनका अभाव होता है। इनके अंदर जो कलर होता है ब्लू और ग्रीन, तो वो किस कारण से दिखाई देता है, तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन जो कि एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, और
क्लोरोफिल है जिससे कि ग्रीन कलर आता है, तो इस कारण से ये ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर C5 वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक परिधीय जीवद्रव्य जिसे क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं वितरित रहते हैं और परिबद्ध प्लास्टिड का अभाव होता है। न्यूक्लियर मैटर जो है वो सेंट्रोप्लाज्म में वितरित रहता है और इनके अंदर जो इनके तंतुल रूपी है फिलामेंटस फॉर्म जो है उनके अंदर ग्लाइडिंग या फिर जर्की मूवमेंट पाई जाती है। संचित भोज्य पदार्थ सियानोफिशियन स्टार्च के रूप में होता है और सभी तंतुल रूपों में ऑसिलेटोरिएसी के अलावा सभी में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। मतलब जितनी भी फिलामेंटस है ये उनके अंदर सभी में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है और हेटेरोसिस्ट एक जो स्ट्रक्चर है इनके फिलामेंटस फॉर्म में जो पाया जाता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की क्षमता होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रमुख केंद्र है। और नाइट्रोजिनेस जो इनके अंदर जो अगला है कि जनन जो है वो कायिक या अलैंगिक विधियों से होता है, लेकिन लैंगिक जनन का इनमें अभाव होता है। सिर्फ कुछ जो फिलामेंटस फॉर्म है जैसे नॉस्टक है, एनाबीना है, इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। कायिक जनन जो है वो खंडन या हार्मोगोनिया के द्वारा होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर या हेटेरोसिस्ट के द्वारा होता है। अब इनके जो तंतुल रूप हैं उनके अंदर हेटेरोसिस्ट एक मेन बॉडी पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो ये हेटेरोसिस्ट की संरचना किस प्रकार होती है, तो इनकी इस हेटेरोसिस्ट की जो सेल वॉल है उसके बाहर एक मोटा आवरण होता है और बाहरी आवरण जो है वो फाइब्रस और मध्य का जो होता है वो होमोजीनस होता है और भीतरी आवरण जो होता है वो लेमिनेटेड स्तरीय होता है। इतनी 3 परतों में ये विभेदित होता है। बाहर का जो मोटा आवरण है वो इस तरह से 3 परतों में विभेदित हुआ। अब सेल वॉल जो है वो 2 परतों से बनी होती है, बाहरी पैक्टिन या फिर सेलुलोज की, और भीतरी परत जो है वो केवल सेलुलोज की बनी होती है। भीतरी परत पे 1 या 2 ध्रुवीय छिद्र जिनको पोलर पोर्स कहते हैं पाए जाते हैं और जिनके द्वारा एडजेसेंट सेल से, मतलब जो उसके साथ वाली जो सेल है लगी हुई, वो सेल के साइटोप्लाज्म से संबंधित रहते हैं। मैच्योर हेटेरोसिस्ट में स्पष्ट पोलर नोड्यूल्स पाई जाती हैं। हेटेरोसिस्ट की अंतर्वस्तुएं सघन व समांगी होती हैं और इनकी फोटोसिंथेटिक लैमेली के अंदर लैमेली में लिपिड कंपोनेंट्स कायिक सेल के समान उसका लिपिड कंपोनेंट्स का अभाव होता है जो कि कायिक सेल के अंदर पाई जाती है, उसके समान इनमें अभाव, उसी के समान नहीं पाई जाती, उनमें इसका अभाव होता है। किंतु इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और एसाइल लिपिड्स पाया जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मुख्य केंद्र है। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से, ये तो इनकी संरचना होगी हेटेरोसिस्ट की और फिलामेंटस बॉडीज़ की। अब आते हैं हम कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्षमता है इनमें जो हम कह रहे हैं कि ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर भी है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी है। तो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर वाली जो बैक्टीरियाज या जो एल्गी हैं ये इस तरह की, तो इनके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो है उन्हीं के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता होती है और ये केवल इनकी 22 जातियां हैं उन्हीं में पाई जाती हैं और इन सभी में हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। एनाबीना और ये जो जातियां हैं वो हैं कुछ जातियां जिनके नाम में आपको इम्पोर्टेंट जातियां हैं जो मैं बता रही हूँ। एनाबीना, नॉस्ट्रक, आलोसीरा, टोलीपोथ्रिक्स, एनाबिनोप्सिस, साइटोनिमा इत्यादि। तो इस तरह से ये 22 जातियां हैं। हेटेरोसिस्ट जो हैं वो मोटी दीवार वाले वायवीय दशा में भी इनमें मोटी भित्ति वाले होते हैं। तो वायवीय दशा में भी नाइट्रोजनेस की सक्रियता के लिए अवायवीय वातावरण उपलब्ध कराते। जिस नाइट्रोजन को सक्रिय होने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन की
ज़रूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन के अभाव में ही वो सक्रिय होता है। तो इस कारण से ये जो हेटेरोसिस्ट हैं वो वायवीय दशा में भी यहाँ पर अवायवीय वातावरण उपलब्ध कराते हैं नाइट्रोजनेस एंजाइम को। अब नाइट्रोजनेस एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन का अपचयन करके अमोनिया बनाता है और अमोनिया के उपापचय से ग्लूटामीन बनता है और ये जो ग्लूटामीन बनता है वो ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अब ग्लूटामीन जो है वो हेटेरोसिस्ट से काइक सेल में स्थानांतरित हो जाता है, जहाँ पर इसके उपापचय से ग्लूटामेट बनता है और ग्लूटामेट और ग्लूटामीन दोनों ही ट्रांस एमिनेशन की क्रिया के द्वारा अन्य प्रकार के एमिनो एसिड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार फिक्स्ड नाइट्रोजन का उपयोग हो सकता है। तो वो इस प्रकार से निम्न जो आगे प्रकार है इनसे हो सकता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ब्लू ग्रीन जो ये बैक्टीरिया है कुछ मात्रा में स्वयं इसका एसिमिलेशन कर लेते हैं और घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक जो है वो सेल से निकल के कल्चर मीडिया में आ जाते हैं। इनके मर जाने से या गल जाने से जिस भी वातावरण में ये पाए जा रहे हैं, पानी में चाहे या मिट्टी में चाहे, तो नाइट्रोजन यौगिक जो है वो अमोनिया में टूट जाते हैं और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा ये नाइट्रेट में बदल दिए जाते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर ये हेटेरोसिस्ट में किस प्रकार से ग्लूटामीन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन के द्वारा ये अमोनिया में कन्वर्शन हो रहा है, अमोनिया से ग्लूटामीन और ग्लूटामेट, और ये जो ग्लूटामीन है ये फिर वेजिटेटिव सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है और फिर दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब भारत में जो इस एल्गी का इस बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है तो वो ज़्यादा जनरली धान के खेतों में किया जाता है। तो भारत में धान के खेतों में एनाबीना, ओलेसीरा, टोलिप्रोथिक्स इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनके इस्तेमाल से लगभग 20% तक पैदावार में वृद्धि हो सकती है। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगिकीकरण करती है और धान के खेतों में इनको डाला जाता है और धान की फसल में ये आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और ये जैविक खाद के रूप में नाइट्रोजनधारी रासायनिक उर्वरक का एक सस्ता और सुलभ विकल्प है, जो धान की फसल को न सिर्फ 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि धान के खेतों में जो ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है इनके अवशेष से भी वहाँ पर खाद की प्राप्ति होती है और उससे वो मिट्टी की उर्वरकता को कायम रखने में भी मददगार साबित होते हैं। अब ये जो ब्लू ग्रीन जो है एल्गी, इसके उपयोग से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। अभी जैसे हम कुछ बार शब्द एल्गी यूज़ कर रहे हैं, कुछ बार बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक ही बात है। कुछ वैज्ञानिक इसको बैक्टीरिया मानते हैं इसलिए हम उसको, और हम बॉटनी पढ़ते हैं इसलिए हम उसको एल्गी में रखते हैं। तो यह एक जैविक खाद है जिसे आसानी से तैयार कर सकते हैं हम। अब इसको तैयार करने के जो लाभ हैं कि हम जो तैयार करके या खेतों में इसको डालते हैं तो उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं हमको। तो एक जैविक खाद है जिससे कि मिट्टी की जो पोषकता है वो ख़त्म नहीं होती है, उसी तरह से बनी रहती है। फिर सामान्य रूप से धान की फसल को 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर ये नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। फिर एल्गी के उपचार के पश्चात प्रत्येक सीजन में अपने अवशेषों के द्वारा करीब 800 से 1200 किलो तक ये संयंत्री खाद प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, जिससे खेत की मिट्टी की गुणवत्ता और उपजाऊ क्षमता कायम रहती है। इनके द्वारा रासायनिक पदार्थ जो स्रावित होते हैं जिससे बीज अंकुरण और फसलों में समान रूप से वृद्धि होती है। यदि लगातार हम 3 से 4 वर्ष तक उसी धान के खेत में इनका उपयोग करते हैं तो आने वाले कई सीजन तक हमको फिर पुनः उपचार की आवश्यकता नहीं होती है।
अब धान के खेतों में हम उपचार किस तरह से करते हैं, तो ब्यासी पद्धति या रोपा पद्धति से धान की खेती की जाती है और ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग इसके अंदर लाभप्रद सिद्ध होता है। अब खेतों में धान के पौधों को रोपने से, जो रोपा विधि से, मतलब पहले तो उसकी पौध तैयार कर लेते हैं फिर उनको रोपा जाता है खेतों में। तो रोपने से 6 से 10 दिन के भीतर इस एल्गी का 10 किलो सूखा पाउडर पूरे खेत में छिड़क के उपचारित कर दिया जाता है। उपचारित करने से पहले खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर ही पानी होना चाहिए, मतलब खेत में इतना पानी भरा होना चाहिए। कम से कम 20 दिन तक इस एल्गी का फैलाव और बढ़ोतरी ठीक तरह से, मतलब इतना पानी हमको कंटिन्यू रखना है तो ही इसके, और 20 दिनों तक रखना है हमको इतना पानी, तो ही इस एल्गी का बढ़ाव और बढ़ोतरी, जो फैलाव है वो तेज़ी से होगा। और जब रोपा या व्यासी पद्धति से हम इस तरह से चावल को, धान को रोपते हैं तो फास्फोरस की पूरी मात्रा खेतों में डालनी चाहिए। इसके बाद उत्पादन हम किस तरह से करें इस एल्गी का, तो उत्पादन के लिए हमको छाया से दूर खुला स्थान चाहिए होता है, इसका मदर कल्चर चाहिए होता है, और सिंगल सुपर फास्फेट, कीटनाशक दवाई जैसे मैलाथियन, और थोड़ा सा चूना चाहिए होता है, और पास ही एक पानी का खेत होना चाहिए। तब उत्पादन इसका हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जैसे लोहे की ट्रे है, पॉलीथीन के चादर से ढके हुए कच्चे गड्ढे हैं, ईंट या सीमेंट से बने पक्के गड्ढे हैं, इनमें कर सकते हैं। लेकिन ये जो विधियां हैं इनमें ये खर्चीली विधि होती है, तो सरलता से हम जो उसका उत्पादन करते हैं वो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि छाया से दूर, मतलब वहाँ पर छाया नहीं हो, किसी भी खुले स्थान पर जहाँ पानी का स्रोत नज़दीक है वहाँ पर हम 5 से 10 मीटर लंबा और 1 से 1.5 मीटर चौड़ा तथा 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा तैयार कर लेते हैं। फिर मिट्टी को, जो गड्ढे से हम खोद के गड्ढा तैयार करते हैं तो उस गड्ढे से जो मिट्टी निकलती है उस मिट्टी को गड्ढे के चारों तरफ ऐसे जमा कर देते हैं, उसकी पाल बना देते हैं और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरे गड्ढा बना लेते हैं। अब इन गड्ढों में हम 2-3 दिन तक पानी भरते रहते हैं, जिससे पानी का रिसना कम हो जाता है। मतलब पानी का, जो गड्ढे में पानी भरते हैं तो उसका लेवल उतना ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो जिससे हम 2-3 दिन तक ऐसे भर के रखते हैं तो जिससे क्या होगा कि वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से गीली हो जाती है गड्ढे की, और उसके पोर्स जो है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं, तो फिर उसके अंदर लीचिंग की प्रोसेस नहीं हो पाती है। अब इन गड्ढों में लगातार 2-3 दिन तक पानी भरने से फिर रिसाव कम हो जाएगा। फिर इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इसके अंदर 100 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के अनुसार पूरे गड्ढे में सुपर फॉस्फेट छिटक देंगे और उसे, अब गड्ढे का पानी हम उसका जो है वो थोड़ा सा वो करके, मतलब सूख, थोड़ा पानी, पूरी मिट्टी गीली हो गई उसके बाद अब उसको हटा देंगे पानी को पहले, और फिर उस वहाँ पर हम सुपर फॉस्फेट मिला देंगे। अब यदि मिट्टी काली होती है तो उसके अंदर हम थोड़ा सा चूना भी मिला देंगे। इसके बाद मिट्टी जो है वो, जहाँ पे हम गड्ढा बना रहे हैं वो उदासीन या क्षारीय भूमि होनी चाहिए, और उदासीन और क्षारीय भूमि होगी तो इनकी वृद्धि अच्छे से होती है। और अब ये जो गड्ढा बनाया हमने, इस गड्ढे में 15 सेंटीमीटर तक पानी भर देंगे, सुपर फॉस्फेट और चूना और सब मिला दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम इतना पानी भर देंगे। अब पानी स्वच्छ होने पे 100 ग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी का मदर कल्चर हम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस गड्ढे में छिड़क देंगे, और साथ ही मौसम में उत्पन्न होने वाले कीड़ों से जो ये इनमें जो नष्ट होगी ये एल्गी, तो उसके लिए हम इसके अंदर 1 ml मैलाथियन 3 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मिला देंगे। अब गड्ढे में जल स्तर जो है हमेशा हमको 10 से 15 सेंटीमीटर तक रखना है, और लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है इनकी वृद्धि के लिए। अब 3 से 4 दिन के भीतर सतह पे से रंग बदलने लगता है, मतलब ये ग्रो होने लग जाती है, इनमें वृद्धि होने लगती है, और इनकी सतह पे, जो पानी की सतह है उस पे हमको रंग बदला हुआ दिखाई देने लगता है, और पतली तह के रूप में इसका बनना प्रारंभ हो जाता है।
जो 10 से 15 दिन में एक मोटी तह के रूप में बन जाती है। अब इस तैरते हुए कल्चर को हम इकट्ठा करके मदर कल्चर के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। अब एल्गी को अब ये जो गड्ढे में पूरी तरह से ग्रो हो गई है और अब हम इनको हमको खेतों में डाल के प्रयोग में लाना है। तो हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र उपयोग में लेना है, तो हम इसको किस तरह से गड्ढे में से निकालेंगे। तो हमारे पास 2 टेक्निक होती है। एक तो हम इसको 2 दिन तक गड्ढे का पानी सूखने दें, फिर जो ऊपर की पपड़ी इसकी जो सूख जाएगी, तो मतलब जो एल्गी है ऊपर ऊपर तैर रही है ये, तो ऊपर की पपड़ी पूरी सूख जाएगी, तो उसको इकट्ठा करके थैलियों में रख लेते हैं। फिर दूसरी अवस्था में हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसे बड़े छेद वाले उससे बर्तन से, जैसे झारे होते हैं इस तरह के उससे हम गीली ही अवस्था में उसकी जो मोटी तह है उस गड्ढे में से बाहर निकाल देंगे और निकाल के उसको पूरी तरह से ड्राई कर लेंगे। और ड्राई करके इसको, ये जो ड्राई है ये एक जैव का मतलब साइनोबैक्टीरिया है और कल्चर के रूप में ये जैव उर्वरक है। अब इस जैव उर्वरक का हम हमारी आवश्यकता के अनुसार धान के खेत में डाल सकते हैं। धन्यवाद।